क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हों, चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा शोर चल रहा हो जो आपको 1 सेकंड के लिए भी चैन न लेने दे रहा हो। आप बार बार खुद को समझाते हैं, बस अब और नहीं सोचना, मुझे खुद को संभालना है, मुझे नॉर्मल होना है। आप अपने ही विचारों से, अपनी घबराहट से और उन पुरानी यादों या अनचाहे ख्यालों से लगातार जूझ रहे होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी बहुत सी ऊर्जा सिर्फ इसी कोशिश में निकल जाती है कि इन तकलीफदेह एहसासों को कैसे रोका जाए, बदला जाए या अपने दिमाग से बाहर धकेला जाए। अगर आप पीटीएसडी के ट्रिगर्स, ओसीडी के इंट्रूसिव थॉट्स, डिप्रेशन के भारीपन या अनियंत्रित ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एक्ट यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के जरिए इन मानसिक संघर्षों से कैसे निपटा जाए। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि लड़ो, जीतो, नेगेटिविटी को हरा दो, अपने डर को कुचल डालो। लेकिन शायद आपने एक कड़वा सच जरूर महसूस किया होगा, जितना ज्यादा आप अपने विचारों, दर्दनाक एहसासों या डर को दबाने, रोकने या बदलने की कोशिश करते हैं, वे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस लौटते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्ट एक बिल्कुल यूनिक और क्रांतिकारी सवाल पूछती है। अगर हर मुश्किल विचार और हर असहज एहसास को जबरन हटाना ही समाधान नहीं है, तो क्या हम इनके रहते हुए भी एक अर्थपूर्ण और खुला जीवन जी सकते हैं? असल में सच्चाई ये है कि आप कमजोर नहीं हैं, ना ही आप टूटे हुए हैं। हो सकता है कि बस आप एक ऐसी रणनीति में फंस गए हों जिसमें आपका सारा ध्यान जीवन को जीने से ज्यादा अपने अंदर चल रही तकलीफ को नियंत्रित करने में लग रहा है। अगर आप इस अंतहीन संघर्ष से अपना रिश्ता हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी एक्ट की, एक ऐसा एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो आपको हर विचार या भावना से अंतहीन लड़ाई लड़ने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ते हुए अपने गहरे मूल्यों यानी वैल्यूज के अनुसार आगे बढ़ना सिखाता है। अधिकांश पारंपरिक समाधान आपको एक ही दिशा में धकेलते हैं, पॉजिटिव सोचो, सोचना बंद करो या खुद को शांत करो। लेकिन हमारा दिमाग असल में समस्याओं को हल करने और खतरों से बचाने के लिए बना एक प्राकृतिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है। जब आप अपने अंदर चल रही घबराहट या अनचाहे विचारों को एक खतरा या समस्या मान लेते हैं तो आपका दिमाग उनसे बचने और उन्हें कंट्रोल करने की अंतहीन कोशिशों में उलझ जाता है। इसे मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंटल अवॉइडेंस कहते हैं, यानी अपने ही आंतरिक एहसासों, यादों और शारीरिक संवेदनाओं से भागने या उन्हें दबाने की एक थका देने वाली कोशिश। सोचिए आप एक दलदल में फंसे हैं। आप बाहर निकलने के लिए जितना झटपटाएंगे और जोर लगाएंगे उतने ही तेजी से नीचे धंसते जाएंगे। उस दलदल में डूबने से बचने का तरीका संघर्ष को रोक देना और शरीर को पूरा फैलाकर स्थिर छोड़ देना है। इसे एक और गहरे स्तर पर समझिए। कल्पना करें कि आपके हाथ में एक शीशे का जार है जिसमें नदी का पानी और बहुत सारी मिट्टी भरी है। जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं या आपके अंदर पैनिक उठता है तो ये जार जोर जोर से हिल रहा होता है और पानी पूरी तरह धुंधला हो जाता है। आपका दिमाग कहता है मुझे इसे तुरंत साफ करना होगा। आप जार में हाथ डालकर मिट्टी को नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप हाथ चलाते हैं पानी उतना ही ज्यादा गंदा और अशांत हो जाता है। इसे साफ करने का तरीका क्या है? जार को टेबल पर रख देना और उसमें हाथ चलाना बंद करना। जब आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी धीरे धीरे पारदर्शी हो जाता है। एसीटी यानी एक्ट की भाषा में इसी व्यर्थ के संघर्ष को छोड़ देने को क्रिएटिव होपलेसनेस कहा जाता है। यह कोई हताशा या हार नहीं है, यह इस बात की गहरी स्वीकृति है कि आंतरिक अनुभवों को कंट्रोल करने की आपकी पुरानी रणनीतियां यानी कंट्रोल स्ट्रेटजीज
आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। यहीं पर आपको क्लीन पेन बनाम डर्टी पेन का अंतर समझना होगा। पीटीएसडी का ट्रिगर आना, उदासी या अचानक घबराहट महसूस होना क्लीन पेन है, जो एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक है। लेकिन जब आप उस दर्द से लड़ते हैं, उससे भागते हैं और खुद को कोसते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, तो इस संघर्ष से जो अतिरिक्त पीड़ा और उलझन पैदा होती है उसे डर्टी पेन कहते हैं। दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे होने वाली अंतहीन तड़प हमारे संघर्ष से पैदा होती है। एक्ट ये कभी नहीं पूछता कि आपके विचार सही हैं या गलत, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। एक्ट सिर्फ एक ही व्यवहारिक सवाल पूछता है, क्या विचारों और एहसासों से लड़ने की यह रणनीति आपको समृद्ध और अर्थपूर्ण जीवन दे रही है जो आप जीना चाहते हैं? इज इट वर्केबल? अगर महीनों और सालों तक लड़ने के बाद भी यह तरीका काम नहीं कर रहा है, तो अब समय आ गया है इस व्यर्थ के संघर्ष को विराम देने का। समस्या आपके मन में आने वाले विचार नहीं है, समस्या उन विचारों को कंट्रोल करने और उनसे बचने की अंतहीन कोशिश है। जब आप क्रिएटिव होपलेसनेस को समझ लेते हैं, तो अगला सवाल यह उठता है, जब पीटीएसडी का कोई फ्लैशबैक आए, ओसीडी का कोई अनचाहा विचार यानी इंट्रूसिव थॉट टकराए या ओवरथिंकिंग का तूफान उठे, तो उस पल क्या करना है? यही काम आता है हमारा सबसे पहला और सक्रिय कदम, जो है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। आमतौर पे हम कॉग्निटिव फ्यूजन की अवस्था में जीते हैं। फ्यूजन का मतलब है विचार और आपकी पहचान आपस में पूरी तरह उलझ जाना, जहां आप विचार को केवल एक विचार के रूप में देखने के बजाय उस विचार के चश्मे से ही पूरी दुनिया को देखने लगते हैं और उस विचार को परम सत्य मान लेते हैं। डिफ्यूजन का अर्थ है अपने और अपने विचारों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी यानी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाना, ताकि आप विचारों को केवल शब्द और छवियां यानी वर्ड्स एंड इमेजेस मान सकें, ना कि अटल सच्चाई। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक आदमी रोज एक अंधेरे कमरे के पास से गुजरता था और उस कमरे के अंदर से उसे एक खूंखार राक्षस के गुर्राने की आवाज आती थी। वह डर के मारे कभी दरवाजा नहीं खोलता था और उसने अपनी पूरी जिंदगी उस कमरे से बचकर भागने में निकाल दी। पर एक दिन उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वो आज दरवाजा खोलेगा। अपने कांपते हुए हाथों से उसने दरवाजा खोला और लाइट जलाई। उसने वहां क्या देखा? वहां कोई असली राक्षस नहीं था, केवल एक छोटा सा लाउड स्पीकर रखा था जिस पर राक्षस की आवाज का टेप बज रहा था। आपके अनचाहे और डरावने विचार भी उस लाउड स्पीकर की तरह हैं। वे शोर बहुत करते हैं और असहज संवेदनाएं पैदा करते हैं, लेकिन वे अपने आप में कोई भौतिक खतरा या आदेश नहीं हैं। जब आप मुड़कर एक दूसरे दृष्टिकोण से उस विचार को सिर्फ एक दिमाग की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो आपके व्यवहार पर से उसका नियंत्रण खत्म होने लगता है। जब आप डिफ्यूजन सीखते हैं, तो विचार आपके दिमाग में आते जाते जरूर हैं, लेकिन वे आपको अपने मूल्यों से भटका नहीं पाते। विचारों के साथ फ्यूजन को तोड़ने और उनके प्रभाव को बेअसर करने के लिए इन 4 डिफ्यूजन टेक्निक्स को समझिए। पहली है आई एम हैविंग द थॉट शिफ्ट। जब आपका दिमाग कहे मैं बर्बाद हो चुका हूँ या मेरे साथ कुछ भयानक होने वाला है, तो उसे सच मानकर पैनिक करने के बजाय अपनी भाषा या लैंग्वेज को बदलिए। खुद से कहिए मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। यह भाषा का छोटा सा बदलाव आपको विचार से अलग कर देता है और याद दिलाता है कि विचार सिर्फ एक मानसिक घटना है, तथ्य नहीं। दूसरा है नेमिंग द स्टोरी। हमारे दिमाग के पास कुछ खास कहानियां होती हैं जिन्हें वह बार बार लूप में चलाता है, जैसे पीटीएसडी में असुरक्षा की कहानी, ओसीडी में तबाही की कहानी या ओवरथिंकिंग में विफलता की कहानी। जब भी ऐसा कोई विचार आए तो उससे बहस करने के बजाय अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहें, अरे मैं ठीक नहीं हो सकता वाली पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई। थैंक यू माइंड इस विचार को सामने लाने के लिए।
तीसरा है लीव्स ऑन अ स्ट्रीम। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक धीमी गति से बहती हुई नदी के किनारे पर बैठे हैं, जिसकी सतह पर पेड़ के पत्ते तैर रहे हैं। जब भी कोई डरावना विचार, पुरानी याद या बेचैनी मन में आए, उस विचार को एक पत्ते पर रख दें और उसे नदी के पानी में बहकर आगे जाने दें। विचार को तेजी से धक्का देने या उसे रोकने की कोशिश ना करें। बस एक ऑब्जर्वर की तरह उसे प्राकृतिक रूप से आने और जाने दें। चौथा है पैसेंजर ऑन ए बस। कल्पना करें कि जैसे आपकी जिंदगी एक बस है और आप उस बस के ड्राइवर हैं। आपकी मंजिल आपके चुने हुए मूल्य और उद्देश्य हैं। आपके अनचाहे विचार इस बस में बैठे उपद्रवी यात्री यानी पैसेंजर्स हैं। वे जोर जोर से चिल्लाएंगे, आपको धमकाएंगे और रास्ता बदलने को कहेंगे। अगर आप बस रोककर उन यात्रियों से लड़ेंगे तो आपकी यात्रा रुक जाएगी। आपको बस इतना करना है कि उन्हें अपनी सीट पर बैठकर चिल्लाने दें। अपना ध्यान स्टीयरिंग व्हील पर रखें और बस को अपनी चुनी हुई दिशा में आगे बढ़ाते रहें। जब आपके अंदर पीटीएसडी का ट्रिगर, ओसीडी की घबराहट या डिप्रेशन की लहर उठती है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? आप उस शारीरिक जकड़न, तेज धड़कन या सीने के भारीपन से तुरंत दूर भागने या उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप डर, घबराहट या उदासी का लगातार विरोध करते हैं, तो दिमाग और शरीर इस आंतरिक संघर्ष को एक खतरे की तरह लेने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आपका ध्यान पूरी तरह उस बेचैनी पर टिक जाता है और वह शारीरिक संवेदना और अधिक तीव्र महसूस होने लगती है। यही एक्ट का एक और प्रमुख सिद्धांत काम आता है, जिसे एक्सेप्टेंस या एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। एक्सेप्टेंस का मतलब मजबूरी में हार मान लेना, पीड़ा को पसंद करना या अपनी स्थिति के सामने सरेंडर कर देना बिल्कुल नहीं है। यह एक सक्रिय और सचेत प्रक्रिया है, जहां आप उन भावनाओं और संवेदनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें आप तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सपेंशन का मतलब है अपनी चेतना का दायरा इतना बड़ा कर देना कि वे असहज बायोकेमिकल संवेदनाएं और एहसास आपके भीतर बिना रुकावट मौजूद रह सकें, बिना इसके कि वे आपके व्यवहार को नियंत्रित करें। इसे एक प्रसिद्ध गेस्ट हाउस मेटाफर से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर और मन एक गेस्ट हाउस की तरह है। हर रोज नए मेहमान आते हैं, कभी खुशी, कभी उत्साह, कभी पैनिक, उदासी या भारीपन। हम अक्सर क्या करते हैं? जब खुशी आती है तो दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन जब डर या डिप्रेशन का भारीपन आता है तो हम दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके उसे बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप दरवाजे को धक्का देकर बंद करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसी दरवाजे का पहरा देने में बीत जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब है दरवाज़ा खोलना और कहना, मुझे यह एहसास पसंद नहीं है, लेकिन इस पल में यह मौजूद है, इसलिए मैं इसके साथ संघर्ष किए बिना इसे यहाँ रहने की इजाज़त देता हूँ। जब आप आंतरिक अनुभवों से लड़ना बंद करते हैं तो आपकी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसे अभ्यास में लाने के लिए आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस अपनाना है। पहला है ऑब्जर्व। जब घबराहट या भारीपन उठे तो उसे भगाने के बजाय शरीर में उसका अवलोकन करें। एक कॉन्फिडेंट वैज्ञानिक की तरह देखें, यह संवेदना मेरे शरीर में कहाँ महसूस हो रही है? क्या यह सीने में भारीपन है, पेट में मरोड़ है या गला चौक हो रहा है? दूसरा है ब्रीथ इनटू इट। गहरी और सहज सांस लें। कल्पना करें कि आप उस भारीपन या जकड़न के चारों ओर सांस भर रहे हैं। आपका लक्ष्य उस एहसास को खत्म करना या शांत करना नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर थोड़ा मानसिक और शारीरिक स्पेस बनाना है, ताकि वह जैसी है वैसी रह सके। तीसरा है अलाउ एंड ओपन अप। उस सेंसेशन को खतरनाक का ठप्पा लगाने के बजाय खुद से कहें, यह केवल एक शारीरिक संवेदना है, मुझे इसे बदलने या इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस असहजता के साथ भी
अपने ज़रूरी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भावनाएं या संवेदनाएं समुद्र की लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। एक्ट का लक्ष्य लहरों को रोकना नहीं है, बल्कि लहरों के बीच भी जिंदगी की नाव को सही दिशा में चलाना सीखना है। पीटीएसडी, ओसीडी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग में एक बहुत ही आम पैटर्न देखने को मिलता है। हमारा सारा ध्यान अक्सर वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट से पूरी तरह भटक जाता है। पीटीएसडी में अक्सर अतीत की दर्दनाक घटनाओं और पुरानी यादों के लूप में खिंच जाता है। ओसीडी और ओवरथिंकिंग में मन भविष्य की आशंकाओं और अगर ऐसा हो गया तो यानी व्हाट इफ की चिंताओं में उलझा रहता है। डिप्रेशन में ध्यान पिछली गलतियों, असफलताओं या पछतावे के विश्लेषण में फंसा रहता है। जब हम मानसिक रूप से अतीत या भविष्य की कहानियों में उलझे रहते हैं तो हम उस एकमात्र जगह से कट जाते हैं जहां हम वास्तव में कोई कदम उठा सकते हैं, और वह जगह है यहाँ और अभी। यही एक्ट का चौथा और मुख्य स्तंभ काम आता है, जिसे फ्लेक्सिबल प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब जबरदस्ती दिमाग खाली करना, विचारों को बंद करना या खुद को जबरन रिलैक्स करना नहीं है। इसका सीधा मतलब है अपनी अटेंशन को स्वेच्छा से, बिना किसी जजमेंट के वर्तमान स्थिति और वातावरण पर वापस लाने की क्षमता विकसित करना। जब भी मन में विचारों का बवंडर उठे तो खुद को वर्तमान से जोड़ने के लिए एक्ट का एक बेहद प्रभावशाली टूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ड्रॉपिंग एंकर या एसी फॉर्मूला या एस फॉर्मूला कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब समुद्र में कोई भयानक तूफान आता है तो लंगर या एंकर तूफान को रोक नहीं सकता और ना ही मौसम को बदल सकता है, लेकिन लंगर जहाज को अपनी जगह स्थिर रखता है ताकि तूफान उसे बहा कर न ले जाए। ठीक उसी तरह ड्रॉपिंग एंकर आपके विचारों के तूफान को बंद नहीं करता, बल्कि आपको उस तूफान के बीच स्थिर और केंद्रित रखता है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इन 3 स्टेप्स से करें। ए मीन्स एक्नॉलेज, यानी अपनी आंतरिक स्थिति को स्वीकार करें। जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है उसे भगाने के बजाय एक कॉन्फिडेंट ऑब्जर्वर की तरह उसे नोटिस करें। मन में कहें, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर घबराहट है, छाती में जकड़न है और मेरा दिमाग मुझे भयावह विचार दे रहा है। सी मीन्स कनेक्ट विद योर बॉडी, यानी अपने शरीर से पुनः जुड़ें। अपने शरीर की उपस्थिति महसूस करें, अपने पैरों के तलवों को जमीन पर टिकाएं और फर्श के दबाव को महसूस करें। अपनी रीढ़ को सीधा करें, उंगलियों को धीरे से हिलाएं या एक सहज सांस लें। यह आपको याद दिलाता है कि भले ही अंदर तूफान चल रहा हो, आपके पास अपने भौतिक शरीर का पूरा नियंत्रण है। ई मीन्स एंगेज, यानी वर्तमान दुनिया और गतिविधि से जुड़ें। अपने आसपास के वातावरण को देखें, कमरे में मौजूद 3-4 चीज़ों पर नज़र डालें, 2-3 अलग अलग आवाज़ों को ध्यान से सुनें और नोटिस करें कि आप इस पल में कहाँ हैं, और इसके बाद अपना ध्यान उस काम पर वापस ले आएं जो आप उस समय कर रहे थे। यह कोई ध्यान भटकाने या डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक नहीं है, यह आपके आंतरिक अनुभवों को जगह देते हुए वर्तमान वास्तविकता में पूरी तरह उपस्थित रहने और अपने जीवन के काम जारी रखने का तरीका है। जब भी कोई व्यक्ति पीटीएसडी, ओसीडी या लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझता है तो एक बहुत ही भारी मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा होती है। वो अपने विचारों, लक्षणों या दर्द को ही अपनी पहचान या आइडेंटिटी मान लेता है। दिमाग खुद की एक बंधी बधाई कहानी बना लेता है। मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ, मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ, या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। एक्ट की भाषा में इसे कंसेप्चुअलाइज सेल्फ कहा जाता है, यानी आप खुद को अपने स्वाभाविक अनुभवों, लेबल्स और पुरानी यादों के आधार पर परिभाषित करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक्ट का एक गहरा सिद्धांत सामने आता है, जिसे सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट या ऑब्जर्विंग सेल्फ कहते हैं। वह साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का वह आयाम है जहां आप देखना सीखते हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं से कहीं बड़े हैं।
इसे एक्ट के दो मेटाफर से समझिए। पहला है स्काई एंड द वेदर, यानी मौसम और आकाश। मौसम है आपके डरावने विचार, घबराहट की लहरें, ओसीडी के इंट्रूसिव थॉट्स, पीटीएसडी के फ्लैशबैक और डिप्रेशन का भारीपन। कभी विचारों का भीषण तूफान आता है, कभी कड़कती बिजली चमकती है, कभी उदासी की काली घटाएं छा जाती हैं। आकाश है आपका ऑब्जर्विंग सेल्फ, वह चेतना या स्थान जहां यह सारा मौसम घटित हो रहा है। तूफान कितना भी भयानक क्यों न हो, वह कभी आकाश को चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही उसे नष्ट कर सकता है। मौसम आता है, रहता है और अंततः बदल जाता है, लेकिन आकाश हमेशा अपनी जगह पर मौजूद और सुरक्षित रहता है। आप वह तूफान नहीं हैं, आप वह खुला आकाश हैं जिसमें तूफान आ और जा रहा है। दूसरा है द चेस बोर्ड। जिंदगी को एक शतरंज का खेल मानिए। सफ़ेद मोहरे हैं आपके सुखद विचार, सकारात्मक भावनाएं, शांति और आत्मविश्वास। काले मोहरे हैं आपके डर, असहज भावनाएं, अनचाहे विचार और डिप्रेशन। हमारा दिमाग हमेशा सफ़ेद मोहरों की तरफ से लड़ता है और काले मोहरों को हराने या बोर्ड से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। यह एक अंतहीन थका देने वाली लड़ाई है, लेकिन एक्ट का नज़रिया यह है, आप सफ़ेद मोहरे नहीं हैं और आप काले मोहरे भी नहीं हैं। आप वह शतरंज की बिसात यानी चेस बोर्ड हैं जिस पर यह सारा खेल चल रहा है। बिसात को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काले मोहरे चल रहे हैं या सफ़ेद मोहरे। बिसात मोहरों को सिर्फ जगह देती है, लेकिन वह खुद उस लड़ाई से पूरी तरह अछूती और सुरक्षित रहती है। यही सिद्धांत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर लागू होता है। आप वह विचार या डर नहीं हैं जो आपके मन में उठ रहा है, आप वह सजग उपस्थिति या ऑब्जर्वर हैं जो उस विचार और डर को नोटिस कर रही है। जब आप सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट के इस दृष्टिकोण से खुद को देखने लगते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कोई भी विचार या एहसास आपके अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता। आपका ऑब्जर्विंग सेल्फ हमेशा स्थिर और सुरक्षित है। अक्सर मानसिक तनाव, डिप्रेशन या ओसीडी से जूझते लोग एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जब मेरी सारी चिंता, डर और अनचाहे विचार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, केवल तब मैं अपनी मनपसंद की जिंदगी जीना शुरू करूंगा। लेकिन यह सोचना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि जब रास्ते की सारी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ ग्रीन हो जाएंगी, केवल तभी मैं गाड़ी लेकर सड़क पर निकलूंगा। एक्ट आपको ये स्पष्ट रूप से सिखाता है कि आपको जिंदगी जीने के लिए लक्षण मुक्त या परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है। आपको अपने असहज एहसासों और विचारों के मौजूद रहते हुए भी एक मूल्य आधारित और अर्थपूर्ण जीवन की दिशा में आगे बढ़ना है। इसे एक्ट के 3 मुख्य चरणों में इस तरह से लागू किया जाता है। पहला है वैल्यू क्लासिफिकेशन, यानी मूल्यों की स्पष्टता। वैल्यूज और गोल्स में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गोल एक मंजिल है जिसे आप पूरा करके टिक कर देते हैं, जैसे कोई परीक्षा पास करना या कोई बीमारी ठीक करना, जबकि वैल्यू एक दिशा है कि आप जीवन भर किस तरह जीना चाहते हैं। यहाँ खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, अगर मुझे अपने डर या विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े तो मैं किस तरह का इंसान, दोस्त, पार्टनर या प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ। दूसरा है द चॉइस पॉइंट, यानी चुनाव का क्षण। हर दिन जब भी आपके सामने कोई पुराना ट्रिगर आता है, ओवर थिंकिंग शुरू होती है या घबराहट उठती है, तो आपके सामने एक चॉइस पॉइंट आता है। इस मोड़ पर आपके सामने 2 प्रकार के कदम चुनने का विकल्प होता है। एक है अवे मूव्स, यानी मूल्यों से दूर ले जाने वाले कदम। जब आप असहजता या डर से बचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, काम टालते हैं या विचारों से बहस करने लगते हैं, यह तात्कालिक या टेम्परेरी राहत दे सकता है, लेकिन लंबे समय में आपकी ज़िंदगी को सीमित कर देता है। दूसरा है टुवर्ड्स मूव, मूल्यों की दिशा में ले जाने वाले कदम। जब आप सीने में घबराहट और मन में अनचाहे विचारों के
होने के बावजूद अपने चुने हुए मूल्यों की दिशा में एक छोटा सा व्यवहारिक कदम उठाते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, जो है कमिटेड एक्शन। कमिटेड एक्शन का सीधा सा अर्थ है असहज एहसासों और विचारों को अपने साथ जगह देते हुए बार बार टुवर्ड्स एक्शन चुनना। मान लीजिए आपकी वैल्यू एक जिम्मेदार और साहसी इंसान बनना है, लेकिन आज आपको डिप्रेशन का भारीपन या PTSD का ट्रिगर महसूस हो रहा है। आप उस भारीपन से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, आप उस एहसास को अपनी जेब में रखते हैं और फिर भी अपने ज़रूरी काम की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ा देते हैं। और जब आप असहजता के बावजूद मूल्यों की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तो इसको इस खूबसूरत मेटाफर से समझिए। जापान में किंसुजी नाम की एक प्राचीन कला है। जब कोई कीमती मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय उसके टुकड़ों को सोने से जोड़ा जाता है। कारीगर मानते हैं कि टूटने और जुड़ने के बाद वह बर्तन अपनी दरारों के कारण पहले से कहीं अधिक अनोखा और मूल्यवान बन जाता है। जीवन की चुनौतियां और ट्रॉमा आपको खत्म नहीं करते। जब आप अपने मूल्यों के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं, यानी टुवर्ड्स मूव लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ और साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं। अब तक आपने एक्ट यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के उन 6 स्तंभों को समझा है जो मिलकर साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी यानी मनोवैज्ञानिक लचीलेपन का निर्माण करते हैं। हमने क्रिएटिव होपलेसनेस को समझा, यानी विचारों और एहसासों को कंट्रोल करने के व्यर्थ संघर्ष को छोड़ना और यह देखना कि पुरानी रणनीतियां काम नहीं कर रही हैं। दूसरा हमने समझा कॉग्निटिव डिफ्यूजन, विचारों को केवल शब्द और छवियां मानना, ना कि कोई अटल सच्चाई या आदेश। तीसरा हमने समझा एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेंशन, असहज शारीरिक संवेदनाओं और भावनाओं को गेस्ट हाउस के मेहमान की तरह बिना लड़े अपने भीतर जगह देना। चौथा हमने समझा फ्लेक्सिबल प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस, ड्रॉपिंग एंकर इस फॉर्मूला के जरिए विचारों के तूफान के बीच भी अपने ध्यान को यहाँ और अभी में स्थिर करना। पांचवा हमने समझा सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, खुद को गुजरते हुए विचारों यानी मौसम से अलग एक असीम और सुरक्षित आकाश यानी ऑब्जर्विंग सेल्फ के रूप में अनुभव करना। छठा हमने समझा वैल्यूज एंड कमिटेड एक्शन, डर या असहजता की मौजूदगी के बावजूद अपने चुने हुए मूल्यों की दिशा में ठोस टुवर्ड्स मूव लेना। तो दोस्तों, आज मैंने जो कुछ भी बताया, इन तरीकों को आप अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है, केवल जानकारी या इंफॉर्मेशन होना और उसे अपने नर्वस सिस्टम में उतारकर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पैटर्न अब बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके हैं और आप इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और अकेले संघर्ष करते करते थक चुके हैं, तो आपको इंटरनेट के और ज़्यादा ज्ञान या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है न्यूरल रिवायरिंग की, और इसके लिए आप मेरे 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। इन 1-on-1 सेशंस में हम एक बेहद पावरफुल इंटीग्रेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगभग 70% डीप माइंड बॉडी एक्सरसाइज और विजुअलाइजेशन होते हैं और बाकी 30% टारगेटेड टॉक थेरेपी होती है। यह कॉम्बिनेशन आपके पैटर्न्स को जड़ से रिवायर करने में मदद करता है। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं, तो आप तुरंत पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने न्यूरल रिवायरिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। हम मिलकर आपके इनर वर्ल्ड को उस बिंदु पर लाएंगे जहां आपकी ज़िंदगी आपके अनचाहे विचारों से नहीं, बल्कि आपके चुने हुए उद्देश्यों से चलेगी। अपने आंतरिक आसमान को पहचानिए और अपनी बस का स्टीयरिंग अपने हाथों में लीजिए।